हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग लवांगजी को अपने साथ लेकर लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांगजी थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि वो दोनों उस वक्त लाइब्रेरी में ही थे, पर फिर भी वो वेंग को अपने से दूर नहीं होने देता। कुछ देर बाद वेंग को नींद आने लगी थी, इसलिए वो दोनों लाइब्रेरी के एक प्राइवेट जगह पर जाने लगते हैं। वेंग चेयर खींचकर उस पर बैठ जाता है और सर के नीचे तकिया रख लेता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांगजी भी उसके बगल में ही बैठा था। वो वेंग के इतना नज़दीक था कि दोनों के पैर आपस में टकरा रहे थे। वांगजी बहुत ध्यान से और प्यार से वेंग को देखे जा रहा था कि तभी वेंग आंखें बंद किए किए कहता है कि वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी बहुत शाय फील करने लगा था। वो अपना सर चेयर के सहारे रखकर बैठ जाता है। तभी उसका हाथ वेंग की बैक पर पड़ जाता है। वांगजी के कान गर्म हो गए थे और वो शर्मा रहा था। उससे अब अपने इमोशंस और कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसकी बॉडी का एक एक पार्ट हॉट हो गया था। वेंग के बारे में सोचकर वो बहुत उत्तेजित फील कर रहा था उस टाइम पर। वांगजी डर सा गया था ऐसी फीलिंग को सोच कर के भी। उसने आज तक ऐसी चीज़ कभी भी महसूस ही नहीं की थी, इतना रोमांचित कर देने वाली। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो ये सब छुपा नहीं पाएगा वेंग से। लेकिन फिर वो वेंग के बारे में जब सोचता है, जिससे कि पहले लग रहा था कि वांगजी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वांगजी के शब्दों ने उस फीलिंग को चेंज कर दिया था। आधा घंटा बीतते ही वांगजी वेंग को उठाने लगता है। वो अपना हाथ वेंग की पीठ से गर्दन तक लेकर जा रहा था। वो वेंग से कहता है कि वेंग, उठने का टाइम हो गया है। वेंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि ओके। वो वांगजी से कहता है कि मुझे सोने देने के लिए थैंक यू। ये सुनकर वांगजी वेंग से पूछता है कि क्या अब वो कुछ बेटर फील कर रहा है पहले से। वेंग यौन करते हुए खड़ा होता है और वांगजी से कहता है कि कॉफ़ी पीने के बाद मेरे शरीर में पहले के जैसे ही तेज़ी आ जाएगी। वांगजी उसके नज़दीक जाकर धीरे से कहता है कि तुम तो पहले से ही हो। ये सुनकर वेंग हंसने लगता है। वो अपनी और वांगजी की पिंकी फिंगर्स को एक दूसरे से फंसा लेता है और वांगजी से कहता है कि चलो चलें। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पूरी तरह से नहीं पकड़े हुए थे, बस उन दोनों की पिंकी फिंगर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वांगजी इसी से ही खुश था, पर वो सोचता है कि कल शायद उसमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो सबके सामने वेंग का हाथ पकड़ सके। फाइनली एक वीक का एंड हो जाता है और इसी के साथ रेगुलर क्लासेस भी, फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए थे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स में बेचैनी थी और सब ग्रुप्स में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। काफ़ी गर्मी थी। वांगजी स्कूल के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वेंग भी उसके बगल में पास में ही लेटा हुआ था। पास में ही जियांगचंग और नियर हुएसांग भी थे। नियर हुएसांग कहता है कि थैंक्स गॉड, सब खत्म हो गया। वो कहता है कि पिछले हफ्ते की शाम को जो मैथ ओलंपिक्स हुआ था, उसने काफ़ी मदद की है, शायद मैं पास हो जाऊं। ये सुनकर वेंग नियर हुएसांग से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने काफ़ी मेहनत भी तो करी थी इस बार, हमें तुम पर गर्व है नियर श्योंग। तभी जियांगचंग वेंग से कहता है कि तुम्हारे लिए एडवांस्ड कैलकुलस मजाक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सब का मजाक बनाओ, जबकि तुम्हें पता है कि हम सब कितना झेल रहे हैं इस सब की वजह से। ये सुनकर वेंग कहता है कि मैं ये तो नहीं कह रहा। वो नियर हुएसांग से कहता है कि सच में मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मैथ्स में अच्छे नंबर से पास हो गए। ये सुनकर नियर हुएसांग वेंग से कहता है कि ज़्यादा अच्छे नंबर्स तो नहीं आएंगे मेरे, लेकिन फिर भी थैंक यू। वो कहता है कि मैं एक अवार्ड डिज़र्व करता हूँ हॉल में बेहोश ना होने के लिए। और ये कहने के बाद वो आर्ट क्लास में अपने हाथों द्वारा बनाए गए फ़ैन को निकालता है और उससे हवा करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ तो तपती हुई गर्मी हो रही है। वेंग नियर हुएसांग से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
वो न्यू एहसांग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इसलिए भी किया जा रहा है ताकि हम सबको और डराया जाए? तुम्हें क्या लगता है वांगजी? वेंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हारी एकेडमी कमज़ोर बच्चों को इसी तरह से निकालने का सोच रही है? वांगजी वेंग से कहता है कि हाँ, लेकिन तुम इन सब में नहीं हो, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनते ही वेंग हंसने लगता है। वो ज़मीन पर पेट के बल लेट जाता है और वांगजी की ओर देखने लगता है और कहता है कि मैं तो क्यूट हूँ ना। ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है। वेंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसे रब करने लगता है। ये देखते ही न्यू एहसांग खांसता है और अपने फ़ैन से और तेज़ तेज़ हवा करने लगता है। जियांग चंग कहता है कि सिर्फ एक और दिन, उसके बाद फिर हमें 8 घंटे का सफ़र करके युनमेंग वापस जाना है। ये सुनते ही वेंग उठकर बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, तुरंत नहीं, अभी हमारे पास गुसू में 1 दिन है। और ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वो वांगजी से कहता है कि जब तक फाइनल्स ख़त्म होंगे उसके दूसरे दिन ही मैं युनमेंग जाऊंगा, हमारे पास पूरा 1 दिन है ना। ये सुनकर जियांग चंग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वेंग से कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन उस दिन पूरा टाइम पैकिंग करने में ही निकल जाएगा और पापा को भी पता है कि तुम्हें कम से कम 24 घंटे चाहिए पैकिंग करने के लिए, तो ऑफ कोर्स हम तुरंत तो नहीं जाएंगे ना। तभी वो वेंग से कहता है कि क्या कहा तुमने? कहीं तुम्हारा प्लान साई टाउन में घूमने फिरने का तो नहीं है ना? ये सुनकर वेंग कहता है हाँ है, तो तुम वहाँ पे इनवाइटेड नहीं हो। जियांग चंग नाक सिकोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन वेस्ट करूँगा? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाना भी नहीं चाहता। तभी न्यू एहसांग कहता है कि साथ में लंच करना कोई बुरा ख्याल नहीं है ये सब झेलने के बाद, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इनवाइटेड भी हूँ। वेंग उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगली बार न्यू एहसांग, मैं तुम्हें ट्रीट ज़रूर दूँगा। न्यू एहसांग वेंग से कहता है पक्का ना? और हाँ, मैं तुम्हारी सारी शरारतों के बारे में भी सुनने का इंतज़ार करूँगा। वेंग कहता है कि कोई शरारत नहीं, अब से मैं काफ़ी अच्छा बिहेव करूँगा। ये सुनकर जियांग चैंग को विश्वास नहीं होता है और वो हंसते हुए वेंग से कहता है कि वो दिन काफ़ी स्पेशल होगा हम सब के लिए। न्यू एहसांग वेंग से कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि अगर तुमने अच्छे से इस बार बर्ताव नहीं किया तो तुम्हें वापस यहाँ आने ही नहीं दिया जाएगा। ये सुनते ही वेंग कहता है कि ये पॉसिबल भी है। वो कहता है कि पिछली बार मैंने गलती से एक वीआईपी गेस्ट को नाराज़ कर दिया था क्योंकि मैंने उनकी बेटी को अपना फ़ोन दे दिया था दूसरी कंट्री में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। उसके पेरेंट्स ने उसका फ़ोन ले लिया था ताकि वो कॉल ना कर सके, और ये बात उन्होंने ज़्यादा सीरियसली ले ली थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी की हेल्प जो की थी। न्यू एहसांग कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि काफ़ी एक्साइटिंग रहा होगा ना ये सब। वेंग कहता है कि आंटी यू काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी और वैसे भी वो मेरी एक गलती का इंतज़ार ही कर रही थी ताकि मुझे बेसमेंट में लॉक कर सकें। वेंग कहता है कि उसको 2 हफ्ते के लिए लॉक कर दिया गया था और आंटी यू ने कहा कि फिर कभी अगर मैंने इस तरह का कुछ भी काम किया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। जियांग चंग अपनी मदर का पक्ष लेते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी और वैसे भी उन्हें नाराज़ होने का अधिकार है। वो वेंग से कहता है कि मदर को ही उन सब गेस्ट को डील करना पड़ा था, ना कि तुम्हें। तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाई। वो वेंग से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कब कहाँ क्या करना चाहिए। वेंग ये सुनकर कहता है कि उस लड़की के पेरेंट्स बुरे थे और मैं सॉरी नहीं बोलूँगा उस लड़की की हेल्प करने के लिए। जियांग चंग गुस्सा हो जाता है। वो वेंग से कहता है कि वो तो दिख ही रहा है, और हाँ, मेरे पेरेंट्स ने लॉन्ग डिस्टेंस का जो बिल था ना वो भरा था, ना कि तुमने। वेंग, तुम थोड़ी सी तो इज़्ज़त रखो ना मेरे पेरेंट्स की। वेंग थोड़ा दुखी हो गया था ये सब सुनकर। वो जियांग चंग से कहता है कि मैंने इसकी सज़ा भुगत ली है, मैंने उस महीने का सारा अलाउंस वापस दे दिया था और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मेरे दिल में सिर्फ इज़्ज़त है, ये तुमको भी पता है जियांग चंग। वांगजी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गया था। इस बार तो वो सच में जियांग चंग को पंच करना चाह रहा था।
जियांग चंग को शायद एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी वांग जी से आंखें मिलाने की। जियांग चंग अपने हाथ से घास उखाड़कर वेंग की तरफ फेंक देता है। वो वेंग से कहता है कि इस साल अगर तुम सच में बेसमेंट के बाहर रहने के लिए सोच रहे हो तो तुम्हें दूसरों की चिंता कम करनी चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए, ताकि हम सब भी टेंशन फ्री रहें। ये सुनते ही वेंग का उदास चेहरा पहले की तरह हो जाता है और वो जियांग चंग से कहता है कि मुझे पता था कि तुमने मुझे बहुत मिस किया था जब मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। जियांग चंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि किसने तुम्हें याद किया? मैं तो तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपनी हीरोगिरी अपने तक ही रखो। तभी नियो हेसांग वेंग से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने उस लड़की की हेल्प करके अच्छा ही किया और ये सब काफ़ी रोमांटिक रहा होगा ना। वेंग कहता है कि उस लड़की ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था दूसरी कंट्री में। नियो हेसांग ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी के कान बिल्कुल जलने लगे थे। वेंग के द्वारा टीज़ होना अलग बात थी और नियो हेसांग के द्वारा टीज़ होना अलग बात। वांगजी को अच्छे से पता था कि नियो हेसांग पिछले एक हफ्ते से उसको और वेंग को गिद्ध की नज़रों से ही देख रहा था, इसलिए उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। उसकी नज़र अपने हाथों पर जाती है। वांगजी के अभी भी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो वेंग का हाथ पकड़ सके और वेंग ने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि वांगजी काफ़ी सेंसिटिव है इन सब चीज़ों को लेकर, जबकि वांगजी ने वेंग को परमिशन दी हुई थी। वांगजी को एक तरफ तो घबराहट भी हो रही थी और दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहा था कि वेंग उसको सबके सामने अपना कहे, लेकिन वेंग ऐसा नहीं करता कभी भी। वो वांगजी को सिर्फ लाइटली टच करता था। ये सब चीज़ें वांगजी को पागल सा कर रही थी। सच तो ये था कि वांगजी चाहता था कि वेंग उसे टच करे। वो वेंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था। वो अपनी लाइफ में वेंग को पूरी तरह से पाना चाहता था बस, लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं था कि वो वेंग को कैसे पाए। वेंग नियो हेसांग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने थोड़ा सा ही प्यार पाया है? ये सुनकर जियांग चंग कहता है कि तुमने सिर्फ ऐसे लोगों को ही अपनी लाइफ में पाया है जिनके साथ तुम बेशर्मी से फ्लर्ट करते हो। तुम्हें सच में किसी को पैसे देने पड़ेंगे तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए। वेंग कुछ बोलने ही वाला था तभी वांगजी अपने पैर से उसके पैर पर हल्का सा मारता है। वेंग चौंक जाता है। जियांग चंग और नियो हेसांग भी चौंक गए थे ये सब देखकर। वो सब वांगजी को देखने लगते हैं। वांगजी कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो वेंग की तरफ देखता है जो अभी भी कंफ्यूज था और उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो कि लाइब्रेरी में। वो वेंग से कहता है कि तुम अपने हिस्ट्री नोट्स को पढ़ोगे और मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। वो जियांग चंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वो भी फ्री में। अभी भी वो जियांग चंग को ही देख रहा था। वो वेंग की हथेली को अपने हाथ से हल्का सा दबाता है। उसे वेंग की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई थी। साथ ही वो जियांग चंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी देख रहा था, जो कि पहले कंफ्यूज था पर अब शॉक्ड हो गया था। जियांग चंग कहता है क्या? वांगजी काफ़ी खुश था ये सब देखकर। वो पीछे मुड़ता है और वेंग को भी अपने साथ ले जाने लगता है। वांगजी के कान बिल्कुल रेड हो गए थे ये सोचकर कि ये क्या किया उसने। उधर वेंग वांगजी को आवाज़ दे रहा था और कह रहा था, वांगजी वांगजी रुको तो, लेकिन वांगजी वेंग की एक भी बात नहीं सुन रहा था उस वक्त। वो उसे लाइब्रेरी की तरफ खींच कर ले जाने लगता है। वो बहुत ध्यान से वेंग को चेयर पर बैठाता है। उसके दोनों हाथ वेंग के कंधे पर ही थे। वांगजी तुरंत ही हिस्ट्री की कॉपी निकालता है और वेंग के सामने रख देता है। वो वेंग के बगल में ही बैठा था। वेंग वांगजी की तरफ झुकता है और उसे कहता है कि वांगजी, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम सच में मुझे अभी पढ़ने के लिए कह रहे हो? ये सुनकर वांगजी वेंग को हल्का सा पुश करता है और कहता है कि हाँ वेंग, कंसंट्रेट करो। ये सुनते ही वेंग उसे कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो? वो अपनी चेयर से उठ जाता है और वांगजी से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं कंसंट्रेट करूं, वो भी अभी? वांगजी दोबारा से वेंग को बैठा देता है और उससे कहता है कि चुप रहो और स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करो। वेंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वांगजी से कहता है कि कैसे तुम मुझसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अभी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करूं, जबकि तुमने अभी। वो कहता है कि वांगजी तुम सच में मुझे मार रहे हो।
वांग ज़ी उससे कहता है कि तुम ठीक हो, अब पढ़ाई करो। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि वांग ज़ी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं चिल्लाना शुरू कर दूँगा और मैं बेहोश हो जाऊँगा। वांग ज़ी ये सुनकर वेंग से कहता है कि तुम नाटक कर रहे हो। वेंग वांग ज़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि वांग ज़ी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी वजह से कहीं मर ना जाऊँ। ये सुनकर वांग ज़ी को ऐसा लगा जैसे कि उसके शरीर से सारी सांस बाहर निकल गई हो। वो धीरे से वेंग से कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ये सुनकर वांग ज़ी वेंग ये सुनकर वांग ज़ी से कहता है कि वांग ज़ी अब तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे हार्ट अटैक नहीं दे सकते। वांग ज़ी अपना हाथ वेंग की चेयर से हटा लेता है और टेबल के नीचे कर लेता है। वो वेंग के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसे हल्का सा दबाता है, फिर वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। वेंग की सांसें काफ़ी हैवी थीं। वो अपना सर टेबल पर रखते हुए वांग ज़ी से कहता है कि तुम्हें समझना इम्पॉसिबल है। वांग ज़ी रिप्लाई में बस कहता है। दोनों में से किसी ने भी पढ़ाई नहीं की थी और वो दोनों काफ़ी देर तक वहीं पर बैठे रहे, एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे। सो फ्रेंड्स, यहीं पर आज का हमारे पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।